आज हम लोगों को मॉलिक्यूलरिटी टॉपिक के बारे में पढ़ना है। मॉलिक्यूलरिटी एक बार चर्चा भी हुई थी पहले कि मॉलिक्यूलरिटी क्या है। जब हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे थे तो उसी के साइमल्टेनियसली उसी के जैसा एक रिएक्शन होता है मॉलिक्यूलरिटी, उसी के जैसा एक टर्म है मॉलिक्यूलरिटी, लेकिन यह एक थ्योरेटिकल टर्म है और ऑर्डर जो है वो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट था। ये हमने ऑर्डर के बारे में तो पूरा आपको समझा दिया हुआ है। हम लोग मॉलिक्यूलरिटी के बारे में आज बात करेंगे, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। लेकिन उससे पहले आपको ये समझा दें कि अभी तक जितना भी पढ़ा हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स में, और उसका एप्लीकेशन बहुत बेजोर एप्लीकेशन है। आपको बता दिया था कि न्यूमेरिकल वगैरह जो है उस पर बेस्ड होता है, और न्यूमेरिकल्स वगैरह को सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं, फार्मूला है, और उन फार्मूला में जो सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला है वो रेट कांस्टेंट का फार्मूला है, और उस रेट कांस्टेंट के फार्मूला से हम बहुत सारा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। और उसी रेट कांस्टेंट के फार्मूला से हाफ लाइफ पीरियड का भी फार्मूला निकाल लिया था, और उसमें कुछ तजुर्बा करके पिछले वीडियो में आपको दिखाया हुआ है। और उस तजुर्बा को समझिए, याद रखिए, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, जवाब देना आसान हो जाए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो 1 नंबर का सवाल होता है टिक मारने वाला, रंगने वाला, तो वो आसान हो जाएगा। बाकी सब कुछ नॉर्मल ही होता है। वैसे जो सवाल पूछा जाएगा उसको हम लोग बनाएंगे। उसमें ध्यान देना यही है कि जितने भी रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन रिएक्शन है उन सबों में फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो होता है, सभी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। तो आज का टॉपिक है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन एक रिएक्शन है, उसकी मॉलिक्यूलरिटी हम लोगों को पढ़नी है। किसी रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शन के मॉलिक्यूलरिटी के बारे में हम लोगों को समझना है। तो देखो, एक केमिकल रिएक्शन, कोई भी जो केमिकल रिएक्शन होता है इसमें 2 पॉसिबिलिटीज होती है। एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जो एक स्टेप में हो जाए, सिंगल स्टेप में हो जाए, और कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो एक स्टेप में नहीं होते हैं, एक से ज़्यादा स्टेप उनके होने में इन्वॉल्व होता है। तो हम कहेंगे कि द केमिकल रिएक्शन that takes place in only one step। एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जो एक स्टेप में हो, सिंगल स्टेप रिएक्शन हो, एक पॉसिबिलिटी ये है। और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि मोर देन वन स्टेप्स आर देयर इन द रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन में एक से ज़्यादा स्टेप हो, तो ये दूसरी पॉसिबिलिटी हुई। तो जिसमें एक स्टेप इन्वॉल्व होता है उसको हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन, नोन एज द एलिमेंट्री रिएक्शन। उसको हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन कहेंगे। और जिसमें एक से ज़्यादा स्टेप्स होते हैं उनको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहा जाता है, नोन एज द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। तो आप कहिएगा कि सर हम कैसे समझेंगे कि कोई रिएक्शन एलिमेंट्री है कि कोई रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है। तो उसके लिए हमको उसका मैकेनिज्म समझना होगा। लेकिन मैकेनिज्म को समझने से भी आसान एक मेथड है, एक अंदाज़ा लगाने का हम आपको ट्रिक बता सकते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो होता है उसका रेट लॉ एक्सप्रेशन बड़ा ही कॉम्प्लेक्स होता है। मतलब जो लगेगा आपको वैसा रेट लॉ एक्सप्रेशन नहीं होगा,
तो हम कहेंगे कि वो रिएक्शन कम्प्लेक्स रिएक्शन है। जैसे हम यहाँ एक दो बातें लिख देते हैं कि फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन द rate law expression is simple। उसके लिए जो रेट लॉ एक्सप्रेशन होगा वो सिंपल होगा। जैसे H2 गैस प्लस I2 गैस 2HI गैस दे रहा है ये, और इसके लिए हम लोग रेट भी लिखते हैं K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ H2 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ I2, यही तो लिखते हैं। तो इसके लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन जो हुआ वो बड़ा ही सिंपल रेट लॉ एक्सप्रेशन हुआ, रेट लॉ हुआ, इसलिए यह रिएक्शन एलिमेंट्री हुआ। दिस इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम एलिमेंट्री रिएक्शन कहेंगे, क्योंकि इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन देखने से हमको लग रहा है कि हम जो सोच रहे थे ऐसा ही कुछ हुआ है, तो ये एलिमेंट्री रिएक्शन हुआ। लेकिन ये हमेशा नहीं होगा। मैंने एक अंदाज़ा लगाने का आपको तरीका बताया है, ऐसा नहीं कि ये हमारी बात जो है वो ब्रह्मवाक्य हो गई, ऐसा नहीं समझिएगा। लेकिन एक मोटा तौर पे अंदाज़ा लगाने का मैंने आपको तरीका सिखाया कि ऐसे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और कम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए फॉर ए कम्प्लेक्स रिएक्शन द रेट लॉ expression is also complex। रेट लॉ एक्सप्रेशन भी जो होगा वो कम्प्लेक्स होगा। जैसे H2 गैस याद ही है आपको, प्लस Br2 गैस ये दे रहा है 2HBr, और इसके लिए जो रेट लॉ एक्सप्रेशन हम लोग लिखते हैं वो भी याद है, Ka इंटू H2 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ Br2 टू दी पावर 1/2 बाई 1 प्लस Kb कंसनट्रेशन ऑफ HBr बाई कंसनट्रेशन ऑफ Br2। ये भी आपको याद है। ये इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन बड़ा ही कम्प्लेक्स है। इसका मतलब यह रिएक्शन एक कम्प्लेक्स रिएक्शन हुआ, यह रिएक्शन एक कम्प्लेक्स रिएक्शन हुआ। ठीक वैसे ही सिमिलरली अगर आप कहते हैं H2 गैस प्लस Cl2 गैस ये दे रहा है 2HCl गैस, और इसके लिए हम लोगों ने लिखा हुआ है रेट इज इक्वल टू K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ H2 टू दी पावर 0 Cl2 टू दी पावर 0। तो इसको भी हम लोग कम्प्लेक्स रिएक्शन भी कहेंगे। इट इज अ कम्प्लेक्स रिएक्शन। तो सबसे पहली और अहम बात मैं आपको बता दूं कि मॉलिक्यूलरिटी कभी भी किसी कम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। मॉलिक्यूलरिटी का कंसेप्ट केवल और केवल एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए होता है। किसी कम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी का कोई कंसेप्ट अभी तक नहीं है। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, अभी तक आपको ये समझना है कि मॉलिक्यूलरिटी कैन ओनली बी डिफाइंड फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शंस बट नॉट फॉर द कम्प्लेक्स रिएक्शंस। तो ये जुमला मैं स्टार देकर यहाँ लिख दूंगा कि मॉलिक्यूलरिटी कैन बी defined for elementary reaction only, but not for the complex reaction।
ये केवल और केवल कंसेप्ट है एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। कम्प्लेक्स रिएक्शन की बात कीजिएगा तो मॉलिक्यूलरिटी का डेफिनेशन, मॉलिक्यूलरिटी का कंसेप्ट फेल हो जाएगा, वहाँ नहीं काम करेगा ये। तो अब है क्या, कहता है कि मॉलिक्यूलरिटी इज एक्चुअली total number of reactant molecules that undergo collision simultaneously to form प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बनाने के लिए जितने मॉलिक्यूल्स एक साथ कोलाइड करेंगे वह उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कहलाएगी। अब हम देखने कैसे जाएंगे कि कितने मॉलिक्यूल का कोलिजन हुआ है, तो कहता है इसको दूसरे तरीके से डिफाइन करके, और total number of reactant molecules present in the balanced elementary chemical equation, elementary chemical reaction is known as molecularity। उसको हम लोग molecularity कहते हैं। अब इससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हालांकि यह डेफिनेशन उतना एक्यूरेट नहीं है, लेकिन आपको समझने में सुविधा हो इसलिए ये डेफिनेशन लिखा, जबकि ऊपर वाला जो डेफिनेशन पहले वाला डेफिनेशन है दैट इज द एक्यूरेट एंड सेटिस्फैक्टरी डेफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलरिटी। खैर, अगर हम ये बात करेंगे तो आप कहिए कि सर हम कैसे झांक के देखेंगे कि कितने मॉलिक्यूल्स कोलिजन में भाग ले रहे हैं, तो ये तो नहीं झांक के देख पाएंगे। तो अब तो जो डेफिनेशन दूसरा वाला लिखा है उसमें झांक के देख सकते हैं कि कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में। तो वो जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होंगे वो सभी के सभी मॉलिक्यूलरिटी में काउंट किए जाएंगे। और उसके लिए रिस्ट्रिक्शन मैंने लिख दिया है कि एलिमेंट्री ही होना चाहिए रिएक्शन, कम्प्लेक्स होगा तो उसके लिए डेफिनेशन नहीं है। ये एलिमेंट्री के लिए डेफिनेशन मैंने लिखा है। मॉलिक्यूलरिटी जो है, मॉलिक्यूलरिटी इज टोटली ए थ्योरेटिकल कंसेप्ट। यह एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, कंसेप्ट दैट can be decided on the basis of balanced chemical equation। एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन। किसी एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए अगर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो उस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जितने मॉलिक्यूल्स होंगे रिएक्टेंट के, I2 गैस, ये दे रहा है 2HI गैस, तो इसके लिए मॉलिक्यूलरिटी जो होगी, मॉलिक्यूलरिटी वो होगी 2।
यह बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन हुआ। तो मॉलिक्यूलरिटी का मतलब आप समझ गए होंगे कि रिएक्शंस जो होते हैं, रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलरिटी के बेसिस पर हम रिएक्शंस को अलग अलग कैटेगरी में समझ सकते हैं। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन, टरमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो उसके बाद पॉलीमॉलिक्यूलर रिएक्शन। इसका मतलब हुआ यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब कि उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी जो है वो 1 है, इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 होगी तब बाईमॉलिक्यूलर कहेंगे, और इसकी मॉलिक्यूलरिटी अगर 3 होगी, तो इसको टरमॉलिक्यूलर कहेंगे। तो मॉलिक्यूलरिटी के बेसिस पर हमने रिएक्शन का नाम लिख दिया, और अगर 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूलरिटी है तो उसको पॉलीमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहा जाएगा। अब टेट्रा, पेंटा, हेक्सा जो कहिए, लेकिन 3 मॉलिक्यूलरिटी तक ही रिएक्शन कॉमनली होता है। उसके बाद के रिएक्शन जो है वो बड़ा ही अनकॉमन होते हैं। अभी हम समझाएंगे भी ये बात आपको। तो ये बात हुई। हम आपको एक यहाँ स्टार देकर लिख देना चाहते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी आर quite different if they are equal। अगर वे इक्वल होते हैं then it is only coincidence। ये एक इत्तेफाक है। ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं, ये दोनों एक दूसरे से अलग बातें हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, मॉलिक्यूलरिटी एक थ्योरेटिकल फैक्ट है, इसलिए दोनों के दोनों अलग बातें हैं। अगर दोनों एक जैसे होते हैं, बराबर होते हैं, तो ये एक कोइंसिडेंस, एक इत्तेफाक है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। तो हमने यही बात लिख दी। हम आपको समझाएंगे भी कि कैसे रिलेशन है, कभी कभी कोरिलेट करते हैं इसको, लेकिन हम आपको उस पर ले जाने से पहले ये समझा देना चाहते हैं कि हाई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस का मतलब हुआ कि वैसा रिएक्शंस फॉर विच molecularity is greater than 3 are uncommon। एक मैंने स्टेटमेंट लिख दिया कि एक ऐसा रिएक्शन जिसकी मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज़्यादा होगी, वे जनरली अनकॉमन होते हैं, वे पाए नहीं जाते हैं, वो बड़ा ही अनकॉमन होते हैं। ऐसा क्यों है? तो इस बात को समझना होगा कि मॉलिक्यूलरिटी अगर ज़्यादा हो तो वैसे रिएक्शन क्यों नहीं कॉमन होते हैं। इस पर एक डिस्कशन हम आपको समझा दें कि हाई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस कॉमन क्यों नहीं है। इसका एक्सप्लेनेशन हम आपको बताने वाले हैं। एक्सप्लेनेशन कि रिएक्शन जो होता है, केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू कोलिजन between the reactant molecules।
रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन होने के कारण रिएक्शन होता है। तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किन किन बातों पे डिपेंड करता है। उसमें से पहला है ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ओरिएंटेशन ऑफ कोलिजन। पहला कि कोलिजन का ओरिएंटेशन क्या है। दूसरा, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड। और तीसरा, इफेक्टिवनेस ऑफ कोलिजन कितना इफेक्टिव है। हम आपको ये समझा दें, कोलिजन जैसे दो गाड़ियाँ अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं तो दोनों का टक्कर हो गया, तो टक्कर हुआ तो कितना डैमेज होगा, उस डैमेज जो है इस बात पे डिपेंड करेगा कि कोलिजन कैसे हुआ है। अगर एकदम आमने सामने टक्कर हुआ है तो दोनों अगले सीट के लोग जो होंगे वो मर जाएंगे। अगर साइड से कोलिजन हुआ है तो बचने का चांस बचता है। तो कोलिजन का डायरेक्शन ये डिसाइड करता है कि डैमेज कितना हुआ। ठीक वैसे ही यहाँ भी जब रिएक्शन हो रहा हो तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का कोलिजन कैसे हो रहा है, ये कोलिजन का जो डायरेक्शन होगा ये डिसाइड करेगा कि रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, प्रोडक्ट उससे बनेगा कि नहीं बनेगा। और यहाँ पर जो मैंने लिखा है इफेक्टिवनेस ऑफ कोलिजन, तो जब कभी दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन होता है तो कोलिजन दो तरह के होते हैं, एक एक्टिव कोलिजन और एक पैसिव कोलिजन। एक्टिव कोलिजन वे सारे के सारे कोलिजन हैं जिसके कारण प्रोडक्ट बनता है, और पैसिव कोलिजन वे सारे कोलिजन्स हैं जिनके कारण प्रोडक्ट नहीं बनता। कोलिजन तो होता है लेकिन वो प्रोडक्ट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, तब हम उसको कहते हैं कि वो पैसिव कोलिजन हुआ। तो यहाँ इफेक्टिव कोलिजन का मतलब एक्टिव कोलिजन से है। तो देखिए, इफ डिफरेंट molecular reactions are taken, देखो कोलिजन की बात करते हैं तो सबसे कम से कम तो दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होना चाहिए। तो दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो होंगे, देखिए यहाँ ये बाइमॉलिक्यूलर हुआ, बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन में कोलिजन जो है वो परफेक्ट है, परफेक्ट कोलिजन टेक्स प्लेस। यहाँ जो कोलिजन है वो एकदम परफेक्ट कोलिजन। टर्म मॉलिक्यूलर की बात देख लीजिए जिसमें मॉलिक्यूलरिटी 3 होगी। ये टर मॉलिक्यूलर हुआ, टर मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो इस टर मॉलिक्यूलर रिएक्शन में भी परफेक्ट कोलिजन हुआ है, परफेक्ट कोलिजन, क्योंकि इसमें सभी मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकरा रहे हैं, सब एक दूसरे को टच कर रहा है, ये परफेक्ट कोलिजन है। और अगर आप टेट्रा मॉलिक्यूलर की बात कीजिएगा तो देखिए ना, टेट्रा मॉलिक्यूलर में होगा कि कोलिजन होगा ही नहीं, परफेक्ट कोलिजन, सभी एक दूसरे से पार्शियली कोलाइड कर रहे हैं। ये हुआ टेट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो इसमें कोलिजन परफेक्ट नहीं हुआ, नो परफेक्ट कोलिजन। तो चूंकि परफेक्ट कोलिजन नहीं है इसलिए ऐसे रिएक्शंस बड़ा ही अनकॉमन टाइप के रिएक्शंस होते हैं, ये रिएक्शंस अनकॉमन होते हैं। तो हम कहेंगे हेंस रिएक्शंस having
molecularity greater than 3 are uncommon। ऐसे रिएक्शंस जिनकी मोलिकुलरिटी 3 से ज़्यादा होती है वे रिएक्शंस जनरली अनकॉमन होते हैं। और उसका कारण क्या है ये मैंने आपको समझाया इस डायग्राम की मदद से कि जब मोलिकुलरिटी 3 से ज़्यादा होगी तो उनके बीच में परफेक्ट कोलिजन ही होगा। परफेक्ट कोलिजन का मतलब सभी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकराएं। यहाँ देखिए ये एक दूसरे से टकरा रहा है लेकिन इससे नहीं, इससे भी टकरा रहा है, इसको तो टच भी नहीं कर पा रहा है, और वो भी कोलिजन एकदम 100% आमने सामने नहीं हो रहा है। तो इस तरह से हम समझ जाते हैं कि ये कोलिजन प्रोडक्ट बनाने के वाला कोलिजन नहीं है। इसलिए वो मॉलिक्युलरिटी जब बहुत ज़्यादा होती है तो वैसे रिएक्शंस अनकॉमन होते हैं। तो ये है मॉलिक्युलरिटी का एक बेसिक इंफॉर्मेशन। थोड़ी सी बात और करेंगे इसके बारे में। ये मॉलिक्युलरिटी एक थ्योरेटिकल फैक्ट है। अगर कोई आपसे पूछ दे कि HBr का बनना मतलब H2 + Br2 gives 2HBr की मॉलिक्युलरिटी कितनी है, तो आप तुरंत जवाब देना वी कैन नॉट डिफाइन द मॉलिक्युलरिटी फॉर दिस रिएक्शन बिकॉज दिस इज द कम्प्लेक्स रिएक्शन। और हम कभी भी किसी कम्प्लेक्स रिएक्शन का मॉलिक्युलरिटी डिसाइड नहीं कर सकते, हमारे पास ऐसा कोई टूल नहीं है। थोड़ी देर में टूल बनाएंगे भी। अभी तक आपको यही समझ में आना चाहिए कि कम्प्लेक्स रिएक्शन का मॉलिक्युलरिटी नहीं निकाला जा सकता है। देखिए although molecularity is theoretical fact while order is experimental fact। experimental fact, so they are different। ये डिफरेंट होते हैं बट देयर इज सम कोरिलेशन, उनके बीच में कुछ कोरिलेशन भी होता है, कोरिलेशन बिटवीन देम। हम उस कोरिलेशन के बारे में, ये कोई एकदम एक्सपेरिमेंटल यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, लेकिन ये 90% केसेस में देखा जाता है। अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ, मैंने लिखा है कि मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर में कोई रिलेशन नहीं है, कोई सिमिलरिटी नहीं है, इसमें कोई हम रिलेशनशिप बताए नहीं, दोनों क्वाइट डिफरेंट थिंग्स है। लेकिन उसके बावजूद भी इनके बीच में कुछ कोरिलेशन है। कोरिलेशन क्या है कि अगर किसी रिएक्शन का मॉलिक्युलरिटी 1 है तब उसका ऑर्डर 1 होगा, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर मॉलिक्युलरिटी 2 है तो ऑर्डर भी 2 होगा, और मॉलिक्युलरिटी 3 है तो ऑर्डर भी 3 होगा। ये 90% केसेस में देखा गया है। और इसको हम अभी लिख देते हैं, आप ध्यान में रखिएगा इस बात को कि फॉर यूनिमॉलिक्यूलर reactions the order may be 1 or 2। कोई यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है तो उसका ऑर्डर 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। एट वेरी हाई प्रेशर एंड कंसंट्रेशन the order may be 1। मैंने यहाँ लिखा may be, must be नहीं लिखा हूँ। at relatively low pressure and low concentration
लो कंसंट्रेशन ऑर्डर में बी 2। ये मैंने मे बी लिखा है, बहुत सारे केसेस में ऐसा ऑब्जर्व किया गया है। इसलिए एक जनरलाइजेशन तभी बनता है जब किसी रिजल्ट में कॉमन बातें आती है। बहुत सारे रिजल्ट्स में जो बात कॉमन हो जाती है वही जनरलाइजेशन बन जाती है। तो ये जनरलाइजेशन है, एक बात है, एक अंदाज़ा है कि बहुत सारे रिएक्शंस को देखकर ये अंदाज़ा, ये कंक्लूजन ड्रॉ किया गया है। कहता है कि अगर रिएक्शन बाई मॉलिक्यूलर है फॉर ए बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन ऑर्डर विल बी 2, ऑर्डर 2 होगा फॉर ए टर मॉलिक्यूलर रिएक्शन ऑर्डर will be 3। ये कुछ जनरलाइजेशन है, इसको याद रखना है अंदाज़ा लगाने के लिए। अब जो इस चैप्टर, इस टॉपिक का एप्लीकेशन है वो समझना है। मॉलिक्यूलरिटी तो हमने पढ़ लिया, तो हम ये जो अभी बताए आपको मॉलिक्यूलरिटी का कंसेप्ट, वो केवल और केवल एलिमेंट्री रिएक्शन जो केवल सिंगल स्टेप में होता है, एक स्टेप में होता है, उसके लिए समझाया है। अगर कोई कम्प्लेक्स रिएक्शन हो तो क्या उसकी मॉलिक्यूलरिटी हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे? क्या हम उसका रेट नहीं निकाल पाएंगे? तो उसके लिए एक लॉ दिया गया, एक अप्रॉक्सीमेशन दिया गया, जिसको स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन कहा जाता है। अब इसको थोड़ा सा सीरियसली समझिएगा, क्योंकि बहुत सारे चीज़ों का ये बेसिस है, बहुत सारे कंसेप्ट्स का ये बेसिस है। फॉर ए complex reaction, for a complex reaction, molecularity and rate can be decided on the basis of an approximation. एक approximation लेना है, approximation known as steady state approximation. उसको हम लोग स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन का नाम देते हैं। ये स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन कहलाता है। बड़ा ही फेमस अप्रोक्सीमेशन है, कई बार चर्चा किए होंगे इसके बारे में। और इस अप्रोक्सीमेशन में कुछ बातें हैं। स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन पहले मैं आपको समझा दूं, उसके बाद इसको यूज करेंगे। According to a steady state approximation, अगर हम स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन की बात करें तो उसमें पहला पॉइंट कहता है कि अगर किसी कम्प्लेक्स रिएक्शन में एक से ज़्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व हो तो उस रिएक्शन में रेट जो होगा उस स्टेप पे डिपेंड करेगा जो सबसे स्लोएस्ट होगा। द स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। यहाँ लिख देता हूँ, इन ए कम्प्लेक्स रिएक्शन, in a complex reaction where
more than one steps are involved, the slowest step will be the rate determining step। ध्यान से इसको देखिए, ये पूरे यूनिवर्स का रहस्य इसी में छुपा हुआ है। हमारे जनरल लाइफ में भी इसका बहुत बड़ा यूज़ है। हम आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। इंसान सफल कब होता है और कब नहीं होता है, बड़ा ही सफलता और असफलता के बीच में बड़ा ही बारीक लकीर होता है। हम एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। सपोज कीजिए कि साइकिल बनाने वाली, हीरो साइकिल बनाने वाली एक फैक्ट्री है और उस हीरो साइकिल के डिफरेंट पार्ट्स जो है वो डिफरेंट विंग्स में बनते हैं। बहुत सारे विंग है, विंग ए बी सी डी ई है, बहुत सारा विंग है। सपोज कीजिए कि विंग ए में फ्रेम बन रहा है, विंग बी में उसका व्हील बन रहा है, विंग सी में सीट बन रहा है, विंग डी में चेन बन रहा है, विंग ई में पैडल बन रहा है, अलग अलग पार्ट्स बन रहे हैं। तो सपोज कीजिए कि सारे विंग ने 5-5 लाख पीस बनाया एक दिन में, और हैंडल बनाने वाला जो विंग है वो मात्र 100 हैंडल बना पाया दिन भर में। मतलब सबसे धीरे काम करने वाला विंग है हैंडल बनाने वाला विंग। तो अब आप बताइए कि साइकिल कितनी तैयार होगी? मात्र 100। भले ही सारा का सारा विंग जो है वो 5-5 लाख पार्ट्स बना के रख दे, लेकिन साइकिल कितनी बनेंगी? मात्र 100, क्योंकि जो सबसे स्लो काम करने वाला है उसने केवल 100 हैंडल ही बनाया है, और इसीलिए उस कंपनी का प्रोडक्शन किस पे निर्भर करेगा? उस हैंडल बनाने वाले विंग पे। भले ही दूसरे ने कितना भी प्रोडक्शन कर दिया हो, साइकिल तो तभी कंप्लीट होगा जब हैंडल बनेगा। ठीक उसी तरीके से हमारे जनरल लाइफ में भी, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो क्लासरूम हो, चाहे वो स्कूल हो, अगर टीचर जो सबसे स्लो लर्नर है उसको स्टैंडर्ड मान के पढ़ावे तो रिज़ल्ट बहुत ही बेहतर होगा। हम लोग क्या करते हैं कि हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं? जो सबसे तेज़ बच्चा है, और लॉजिक क्या देते हैं कि अगर हम उसको स्लो बच्चे के साथ पढ़ाएंगे तो उसका फ्यूचर जो है वो मारा जाएगा, उसका अपॉर्चुनिटी वो लूज़ कर देगा। तो ये हम कंसेप्ट देते हैं। अब पता नहीं ये कहाँ तक सही है गलत है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये बातें हैं कि हम अगर इस स्टडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन के कंसेप्ट को अपनी लाइफ में अप्लाई करें कि जो सबसे स्लो लर्नर है, जो सबसे पीछे छूट गया है, आप उसको लेकर चलिए तो कभी भी बेचैनी नहीं होगी, हड़बड़ाहट नहीं होगी, और बड़े आराम से सब काम होगा। खैर ये तो आजकल लॉजिकल ज़माना है, सब लोग अपने अपने लॉजिक से सब कुछ समझते हैं। ये मेरे विचार थे, मैंने आपको समझाया कि ऐसे होता है। जनरल लाइफ में भी ये बातें होती हैं, लागू होती हैं, लेकिन अगर हमने छोड़ दिया उसको तो फिर या तो साइकिल कंप्लीट नहीं होगी, नहीं तो वो विंग हमेशा का हमेशा पिछड़ा का पिछड़ा रह जाएगा, उस पर ध्यान ही नहीं जाएगा। तो वहाँ तो साइकिल बनानी थी, इसलिए वो साइकिल फैक्ट्री का जो मालिक है वो उस विंग पर ध्यान देगा। लेकिन यहाँ तो अगर हमको रिजल्ट देना तो 10 बच्चे अगर IIT क्वालिफाई कर गए, बाकी छूट भी गया, बाकी फेल भी कर गया, तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन एज ए टीचर, एज ए पर्सन, एज ए गार्जियन ये समझना चाहिए कि जो सबसे स्लो लर्नर है, अगर हम वहाँ से शुरू करें तो फिर सक्सेस होने का रेट ज़्यादा होगा, निश्चित रूप से ज़्यादा होगा। ये हम लोग अपने जनरल लाइफ में भी अप्लाई करते हैं। खैर ये मैंने आपको पढ़ाया है, स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन का फर्स्ट पॉइंट है ये पहला। दूसरा पॉइंट कहता है कि ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन many reaction intermediates ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने नाम सुना होगा, कार्बोकैटायन, कार्बेनायन आर फॉर्म्ड।
तो कहता है फॉर दोज स्पीसीज, वैसे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के लिए रेट ऑफ फॉर्मेशन या अपीयरेंस कहिए ना, रेट ऑफ अपीयरेंस बराबर होता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। इसका मतलब हुआ कि जितना जल्दी वे अपीयर होते हैं, जितना जल्दी वे प्रकट होते हैं, उतने ही जल्दी विलुप्त भी हो जाते हैं। तो ठीक वैसे ही जैसे इस कमरे में अगर कोई विदिन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए हाजिर होता है और गायब भी हो जाता है तो मुझे पता भी नहीं चलेगा और उनके आने से मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। ठीक वैसे ही अगर रिएक्शन इंटरमीडिएट तुरंत अपीयर होकर तुरंत डिसअपीयर भी हो जाते हैं तो उनका रिएक्शन के रेट पर कोई असर नहीं होगा। यही कहना है इस पॉइंट में। इट मीन्स दे do not affect the rate of the reaction। वे रिएक्शन के रेट को अफेक्ट नहीं करते हैं। उनका बनना और न बनना कोई मायने नहीं रखता हमारे लिए। हम उस पर उसके बनने और न बनने से रिएक्शन के रेट में कोई असर नहीं समझेंगे, उस पर हम विचार ही नहीं करेंगे। रिएक्शन इंटरमीडिएट बन रहे हैं तो बने, इससे हमको कोई मतलब नहीं। अब इसका एक एप्लीकेशन है, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन का यूज़ करके हम किसी भी रिएक्शन की मैकेनिज्म डिसाइड कर सकते हैं। बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। इफ for a reaction rate expression is known, then with the help of steady state approximation, we can decide mechanism। हम उस रिएक्शन का मैकेनिज्म डिसाइड कर सकते हैं। उस रिएक्शन का हम मैकेनिज्म डिसाइड कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं देखिए, फॉर एग्जाम्पल एक रिएक्शन है NO2 प्लस CO, ये देता है NO प्लस CO2। इसके लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया हुआ है, रेट इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NO2 टू द पावर 2, ये दिया हुआ। तो अब इसको अगर देखें हम तो कुछ रिलेशन ही समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे रिएक्शन हुआ होगा। तो यहीं पर हमको स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन एक पाथवे देगा, एक हमको रास्ता दिखाएगा, मदद करेगा। तो देखिए, फ्रॉम द रेट लॉ एक्सप्रेशन, it is clear that above reaction takes place in more than one steps, एक से ज़्यादा स्टेप में ये रिएक्शन हुआ, पहली बात। एंड
in the slowest step two molecules of NO2 are involved। इसका यह मतलब हुआ, क्योंकि रेट किस पे डिपेंड करता है, स्लोएस्ट स्टेप पे, और यहाँ NO2 पर पावर 2 है, इसका मतलब 2 मॉलिक्यूल स्लोएस्ट स्टेप में भाग ले रहे हैं। तो इसके आधार पर हम यहाँ मैकेनिज्म प्रपोज कर सकते हैं। मैकेनिज्म हम इस रिएक्शन का लिख सकते हैं कि NO2 प्लस NO2 ये दे रहा है NO3 प्लस NO। ये स्टेप स्लोएस्ट स्टेप है, और उसके बाद ये जो NO3 है प्लस CO2 के साथ रिएक्ट करके CO के साथ रिएक्ट करके CO2 प्लस NO2 देता है। अब इसको अगर तुम जोड़ोगे तो एक NO2 से NO2 कट जाएगा, NO3 से NO3 कट जाएगा, तुमको रिएक्शन वही मिलेगा, NO2 प्लस CO गिव्स NO प्लस CO2। देखो कितना इंटेलिजेंटली इसको लिख दिया गया। अब जो स्लोएस्ट स्टेप है, स्लोएस्ट स्टेप वो तो पहला वाला है, तो वो हो जाएगा K इंटू 2 NO2 है, इसलिए लिख दिया स्क्वायर। देखो हमारा जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है उसके हिसाब से उसको दिमाग में रख कर और मैंने ये मैकेनिज्म लिखा है। और इसी तरीके से नंबर ऑफ रिएक्शंस का मैकेनिज्म लिखा जा सकता है और लिखा भी जाता है। इसका हम लोग खूब मदद लेते हैं स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन का, रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखने में। और मॉलिक्यूलरिटी देखने के लिए मॉलिक्यूलरिटी के बारे में बता दिया कि केवल अगर हम केमिकल रिएक्शन को देखते हैं तो मॉलिक्यूलरिटी हमको पता चल जाएगा, क्योंकि केमिकल रिएक्शन अगर बैलेंस्ड है मॉलिक्यूलरिटी नोन हो जाएगा। ये थ्योरेटिकल बात है, और मॉलिक्यूलरिटी को ऑर्डर से कोई रिलेशन नहीं है। मॉलिक्यूलरिटी किसी कम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए, अब यहीं पर एक बात और समझ लीजिए कि जो स्लोएस्ट स्टेप है वही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, और जिस स्टेप पर रेट डिपेंड करता है उसी स्टेप में जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होंगे उनको हम मॉलिक्यूलरिटी कहेंगे। ठीक यहाँ पर हम लोग कम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए भी अब मॉलिक्यूलरिटी डिसाइड कर सकेंगे अगर हमको उसकी मैकेनिज्म पता हो जाए। तो कंडीशन है कि अगर हमको उसकी मैकेनिज्म पता हो गई तब हम उसका मॉलिक्यूलरिटी भी डिसाइड कर पाएंगे। तो एक जुमला और मैं यहाँ लिख देना चाहूँगा। फॉर कम्प्लेक्स रिएक्शन, ये लिखना चाहता हूँ मैं कि फॉर कम्प्लेक्स रिएक्शन, फॉर ए complex reaction the molecularity depends upon that slowest step, उस स्लोएस्ट स्टेप में जितना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होगा, तो यहाँ पर इस रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी फॉर गिवन रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी 2 हो गई, लेकिन वह मॉलिक्यूलरिटी इन दोनों को गिन के नहीं हुई है। आप समझ रहे हैं, ये दोनों इन दोनों को गिन के हुई है जो मैकेनिज्म में इन्वॉल्व है। खैर जो भी हुई है आप समझ गए, और ये मॉलिक्यूलरिटी का कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है। इस तरह से इस चैप्टर का फर्स्ट हाफ समाप्त हुआ। मैंने जो टॉपिक शुरू किया था वो टॉपिक था कंसंट्रेशन डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन, जिसमें लॉ ऑफ मास एक्शन, एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ, इस सब के बारे में बात किया मैंने। और ये जो चैप्टर है उसका फर्स्ट टॉपिक ये ख़त्म हुआ। इसके बाद है एक टॉपिक इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर, जिसमें आर्हेनियस इक्वेशन वगैरह पढ़ना है, और उसके बाद है इफ़ेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। बस यही 2 पढ़ना है और उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।
आप यूँ समझिए ना 75% इस चैप्टर का पोर्शन हम लोगों ने पढ़ लिया है, और जो बाकी 25% है वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास से, फिर जब कभी होता है तो।